हेलो बच्चों, चलो अब हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉपिक को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर को और आगे बढ़ाते हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ के बारे में हमने पिछले वीडियो लेक्चर में आप लोगों को एक्सप्लेनेशन दे दिया था कि कूलम्ब्स लॉ टू डिफरेंट चार्जेस के लिए क्या कहता है। ठीक है, तो उसमें हमें उसका पूरा डेरिवेशन, उसमें जो दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन जो लगता है, उसमें जो फोर्स की वैल्यू है, तो फोर्स किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो हमने क्या देखा था कि दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो वो हमारा था कूलम्ब्स लॉ। अभी उसी कूलम्ब्स लॉ को हम क्या देखने वाले हैं, वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म का क्या मतलब, वेक्टर फॉर्म मतलब, अब वेक्टर क्या चीज होती है, वेक्टर चीजें मतलब क्या है कि जो चीज जिसका अपना मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, मतलब मैग्नीट्यूड के साथ साथ हम इसमें डायरेक्शन की भी बात करेंगे। जैसे कि फोर्स है, तो फोर्स कैसी क्वांटिटी है, एक फिजिकल क्वांटिटी, पर किस तरह की क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि फोर्स का अपना मैग्नीट्यूड भी होता है कि कितने न्यूटन का फोर्स लगा है, वो उसका मैग्नीट्यूड दिखाता है, और फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है वो उसकी डायरेक्शन इंडिकेट करता है। तो मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी, इसलिए ये किस तरह की क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो हमें बस वही देखना है कि वेक्टर है। तो चलो आप समझते हैं इसको कैसे है। मान लो एक हमारा सिस्टम है जिसमें कि हमारे पास टू डिफरेंट चार्जेस है, Q1 और Q2। इस Q1 चार्ज का ओरिजिन से जो पोजीशन वेक्टर है उसको मैंने डिनोट किया R1 वेक्टर से। R1 वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q1 और R2 वेक्टर जो है वो पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q2 है। ठीक है बच्चों, उसके बाद हमने क्या देखा था कि इनके बीच का जो सेपरेशन है, इनके बीच का सेपरेशन है, तो उसको भी हम वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमने क्या बताया कि दोनों जो चार्ज है हमारे पास Q1 और Q2, उनके पोजीशन वेक्टर को बताया। वैसे R12 वेक्टर या फिर R21 वेक्टर, ये क्या चीज इंडिकेट करेगा, R12 या R22 जो आगे लिखा होता है उसको बताता है। समझना कि क्या बता रहा है ये, कि पोजीशन ऑफ चार्ज Q1, जो आगे क्या लिखा है 1 लिखा है, पीछे क्या लिखा है 2, तो इसको कैसे पढ़ा जाता है कि पोजीशन ऑफ चार्ज Q1 विथ रिस्पेक्ट टू, ये शॉर्ट फॉर्म लिखा है, विथ रिस्पेक्ट टू Q2 के रिस्पेक्ट में Q1 की जो पोजीशन है उसको ये होता है R12 वेक्टर से। और R21 वेक्टर क्या है, इसका उल्टा, कि पोजीशन ऑफ चार्ज Q2 विथ रिस्पेक्ट टू Q1। आए बच्चा समझ में? ये उन दोनों चार्ज की इंडिविजुअल क्या थी, पोजीशन वेक्टर था, इंडिविजुअल पोजीशन वेक्टर था। और ये जो बता रहा है R12 और R21 वेक्टर, मतलब इनके बीच का जो सेपरेशन है ये वाला, ये उसको इंडिकेट कर रहा है। R12 वेक्टर 1 का 2 के रिस्पेक्ट में, और वैसे इसका अपोजिट जो होता है वो 2 का 1 के रिस्पेक्ट में। समझ में आ रहे बच्चों? तो ये वाली चीज है कि ये क्या है, पोजीशन ऑफ वन चार्ज विद रिस्पेक्ट टू अनदर, तो उसको हमने जैसे R12 वेक्टर या फिर R21 वेक्टर से इंडिकेट किया है। दूसरा, अब हमको एक चीज ये समझना है कि जो इनके चार्ज के ऊपर, अब ये क्या है, दो डिफरेंट चार्ज है, मतलब एक प्रकार से एक सिस्टम है हमारा, एक चार्ज यहां रखा है, एक चार्ज यहां रखा है। तो ये चार्ज अगर हो सकता है इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा, क्यों करेगा, क्योंकि या तो हो सकते हैं दोनों चार्ज कैसे हमारे लाइक चार्जेस है या दोनों अनलाइक चार्ज है। तो दोनों ही कंडीशन कि इसके द्वारा उस चार्ज पर लगने वाला फोर्स या इस चार्ज के द्वारा उस चार्ज पर लगने वाला जो फोर्स है, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो हमें वो चीज समझना कि उसकी डायरेक्शन क्या है। तो हमेशा जो इन दोनों चार्ज को जोड़ने वाली जो लाइन है, जो फोर्स जो है वो इन दोनों चार्जेस को जोड़ने वाली लाइन के अलोंग ही लगेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि लाइन इधर जुड़ गई और हम फोर्स में वो लगा रहे, नहीं। अगर दो चार्ज है हमारे पास, तो आपका जो फोर्स की डायरेक्शन वो होगी वो इन दोनों चार्जेस को जोड़ने वाली जो लाइन है उसी के अलोंग ही हमारी फोर्स की डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो इसकी हेल्प से हम क्या समझ सकते हैं कि अगर मानो कि दोनों सेम चार्ज है, कैसे चार्ज है बच्चा, कि दोनों अपने पॉजिटिव चार्ज है, मतलब दोनों लाइक चार्ज है। तो लाइक चार्जेस क्या करेंगे, ये वाला अगर प्लस है तो ये इस प्लस के ऊपर फोर्स लगाएगा, कैसा, रिपल्स, मतलब इसको धक्का देने वाला फोर्स। तो ये वाला इसके ऊपर लगाएगा, मतलब फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। जैसा हमने हमारा देखा था कि पोजीशन ऑफ
चार्ज Q1 विद रिस्पेक्ट टू 2, तो इनको भी हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो लिखा है मैंने F21 वेक्टर या F12 वेक्टर, तो ये क्या बताएगा कि फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1 के द्वारा Q2 के ऊपर लगने वाला फोर्स, तो वो कैसा फोर्स होगा, रिपेल मतलब इसको दूर भगाने वाला, मतलब फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा। तो बस यही है कि क्या है, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। हम एक सिस्टम की बात कर रहे हैं ना कि दो चार्ज है हमारे पास, दोनों चार्ज अगर सिमिलर है, लाइक चार्जेस है, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो भैया इसने इसको फोर्स लगाया तभी तो ये रखा अलग जा रहा है, या इसने इसको फोर्स लगाया तभी ये इससे दूर भाग रहा है, ठीक है ना। तो वही है कि अगर इधर ये F21 है तो ये F12 जो होगा वो इसके इधर हो जाएगा, क्योंकि ये क्या इंडिकेट कर रहा है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, मतलब 1 के ऊपर 2 के कारण। और ये यहाँ पर ये क्या बता रहा है कि 2 के ऊपर 1 के कारण जो फोर्स है वो लग रहा है। तो ये इसी लाइन के अलॉन्ग ही लगेगा, इसी लाइन के, लाइन सीधी है, थोड़ी आड़ी बन रही है मुझसे, ये इस तरीके से बिल्कुल एक ही लाइन है, उसी जो लाइन ज्वाइनिंग है उसी के अलॉन्ग लगेगा फोर्स हमेशा। तो हमें पता है ये सारी चीजें समझ में आ गई बच्चा। R1 वेक्टर क्या है, R2 क्या है, ये पोजीशन वेक्टर है और कुछ नहीं है। उसके बाद ये क्या है, उनके बीच का जो सेपरेशन है उसके बारे में बताया। और तीसरा चीज ये है, तो ये बता क्या रहा है कि उन चार्जेस के ऊपर जो लगने वाला फोर्स है, एक चार्ज के ऊपर दूसरे चार्ज के द्वारा जो फोर्स लग रहा है उसको बताया गया, उसका वेक्टर फॉर्म बताया हुआ, ठीक है। तब इसी की हेल्प से हम इसका वेक्टर फॉर्म लिखने वाले हैं। तो इसका वेक्टर फॉर्म क्या बोलेगा कि हमें पता है कि कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ क्या है कि अगर दो चार्ज हैं उनके बीच का डिस्टेंस हमें पता है, या उनके ऊपर जो लगने वाला चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड पता है हमको, तो हम फॉर्मूला लिख सकते हैं क्या कि F1 को अगर हम लिखें कि फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू Q, 1 के ऊपर 2 के कारण क्या आ रहा 1/4πε0, पहला चार्ज क्या है अपना Q1, दूसरा चार्ज है Q2 और डिवाइडेड बाय उनके बीच में जो सेपरेशन है उसके बारे में, उसका उनके बीच का सेपरेशन क्या है बताइए, उनके बीच का सेपरेशन क्या है, 1 और 2 के बीच का सेपरेशन। हम यहाँ पर क्या लेके चल रहे हैं F12, तो यहाँ पर क्या आएगा R12 वेक्टर और उसका स्क्वायर क्या है, जो कूलम्स का हमारा फॉर्म था बस उसी को इस फॉर्म में लिख रहे हैं, वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं। वो हमारा जनरल नॉर्मल फॉर्म था और ये हमारा उसका वेक्टर फॉर्म, सारी चीजें वेक्टर में, ये इंडिकेट क्या करती है, सारी चीजें क्या है वेक्टर है। इसके साथ आप एक चीज और मल्टीप्लाई में कर सकते हैं कि इसे R12 वेक्टर लिखा है तो ये R12 का के, अभी ये क्या इंडिकेट कर रहा है बच्चों, ये जो चीज है ये और ये दोनों चीजें अपने आप में, फिर से सुनना मेरी बात कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। ये लिखा है R12 के ऊपर ये जो केप लगा है ऐसा लिखा है, इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। ये क्या है बच्चों, यूनिट वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर है और यही तो डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है कि भैया अगर ये फोर्स लग रहा है दो चार्जेस के बीच में तो ये R12 वेक्टर मतलब उसके बीच के अंदर जो सेपरेशन है उसको बता रहा है, उसके अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर है उसको बता रहा है, मतलब यही तो डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। ये अगर नहीं हो रहा मतलब आपने डायरेक्शन अभी लिखी ही नहीं। R12 वेक्टर क्या है, ये जो वेक्टर जिस डायरेक्शन में उसके डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है, मतलब ये डायरेक्शन जो है वो इस यूनिट वेक्टर के थ्रू ही आपको इंडिकेट होगी, मतलब ये जो चीज है ये यूनिट वेक्टर ये आपकी डायरेक्शन बता रहा है। और ये सारा जो मटेरियल है कहां से कहां तक ये पूरा ये हमारा क्या बता रहा है, उसका मैग्नीट्यूड बता रहा है। आई बात समझ में बच्चा, तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का होना जरूरी है। ये उसकी एक्चुअल वैल्यू है और ये उसका डायरेक्शन है, तो ये F12 वेक्टर हो गया। सिमिलरली आप F21 वेक्टर भी लिख सकते हैं। ये F21 वेक्टर क्या हो जाएगा, चार्जेस तो हमारे वही Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R12 की जगह क्या आ जाएगा R21 वेक्टर उसका स्क्वायर और यहाँ पर R21 ठीक है। तो ये क्या कहलाता है हमारे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स। आया समझ में, बहुत सिंपल चीज है, जो हमने कूलम्स लॉ पढ़ा था उसी का बस अब वेक्टर फॉर्म लेना है। तो वेक्टर फॉर्म क्या बोलता है कि उसकी मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और साथ ही साथ उसका डायरेक्शन भी।
तो उसके लिए हमने दो अलग अलग चार्जेस लिए, उन दोनों चार्जेस का ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर इंडिकेट कर दिया, r1 वेक्टर और r2 वेक्टर। ये पोजीशन हो गई दोनों चार्ज के अलग अलग। उसके बाद उनके बीच का जो सेपरेशन है उसमें r12 वेक्टर और r21 वेक्टर हमने देख लिया। फिर उन दोनों चार्जेस पर एक दूसरे के द्वारा जो लगने वाला फोर्स है उसकी डायरेक्शन हमने देख ली, और उसके बाद उसका जो वेक्टर फॉर्म है उसको हमने लिख दिया। अब यहाँ पर क्या है, और एक और बहुत कॉमन चीज है वो मैं आपको समझाता हूँ। ये मैं रब कर दूं कि असल में देखो r12 वेक्टर, अभी यहाँ पर अपना मतलब थोड़ा ध्यान करना कि जो r12 वेक्टर है ये क्या है, पोजीशन ऑफ चार्ज 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, और ये क्या है, पोजीशन ऑफ चार्ज 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। मतलब अगर दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, मतलब इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के अपोजिट। r12 और r21 जो है, r12 वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड में इक्वल है, ठीक है, ये यहां से यहां तक ये भी सेम है और ये भी सेम है, पर इन दोनों की जो डायरेक्शन है वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है ना। ये डिस्टेंस है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस, तो मैं इधर से देखूं या इधर से देखूं, डिस्टेंस है, पर एरो का जो इंडिकेशन है, मतलब एक डायरेक्शन इधर जा रही है और एक डायरेक्शन इधर जा रही है, मतलब उनकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है एक दूसरे। मतलब अगर ऐसे सिंपल लिखूं कि r12 वेक्टर जो है वो r21 वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल है, उनकी डायरेक्शन में अपोजिट है, इसीलिए इस पर क्या आएगा, नेगेटिव है। ये एक डायरेक्शन ये है, दूसरे की डायरेक्शन उसके अपोजिट है, तो अगर एक प्लस वाली है तो एक माइनस वाली होगी, ये डायरेक्शन उल्टी है ना। ये क्यों लिखा है ऐसा, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। बात समझ में आ रही कि डायरेक्शन अगर अपोजिट है तो हम ये सारी चीजें लिख सकते हैं। तो अगर उसी को वेक्टर फॉर्म में अगर हम वापस से लिखे तो हमारा पहला जैसे क्या था, f12 वेक्टर, f12 वेक्टर क्या बोल रहा था, ये था हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q1 q2 डिवाइडेड बाय r12 वेक्टर का स्क्वायर, और यहां पर मल्टीप्लाई में क्या था हमारे पास, r12 था ना, ये था r12 का क्या, ठीक है। तो अभी ये f12 वेक्टर को बता रहा था हमारा। अभी इसी r12 को अगर मैं r21 के मतलब इक्वल लिख दूं, मतलब ये चीजें पूरी हटा के r12 हटा के अगर इसमें यहाँ लिखना चाहूँ इसके बराबर, तो ये क्या लिख सकता हूँ मैं, r21 वेक्टर, सॉरी r21 के, इसमें कोई चेंज नहीं करा मैंने, बस खाली क्योंकि जब r12 जो है इसके इक्वल है माइनस ऑफ r21 के, तो मैं r12 की जगह माइनस ऑफ r21 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इसका लिखने का कारण सिर्फ इतना है कि हमने क्या देखना है कि हमारा पहले जो f12 निकल रहा है, पहले जो f12 था और जो अभी f12 निकल रहा है, अगर इन दोनों को हम देखें तो हमको क्या पता चलता है कि f12 वेक्टर जो है वो इक्वल है किसके, माइनस ऑफ f21 वेक्टर के। हम क्या देख रहे हैं कि f12 वेक्टर जो है, पहली वाली कंडीशन में हमारे पास क्या था बच्चों, फिर समझ लो ये r12 के, ठीक है। अभी इसी f12 में अगर मैं इसको f21 बना दूं, मतलब जो r12 है उसकी जगह माइनस r21 लिख दूं, ये लिख दूं, और फिर इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करूं, तो मुझे फाइनली रिजल्ट क्या मिलता है कि f12 वेक्टर जो है वो इक्वल है किसके, माइनस ऑफ f21। मतलब सीधा मतलब माइनस साइन है, मतलब दोनों फोर्स की जो डायरेक्शन है वो भी एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। मतलब मैं सिंपली ये कह सकता हूं कि जो कूलम्स का लॉ है ये किसको फॉलो कर रहा है, कूलम्स लॉ फॉलो कर रहा है किसको, न्यूटन का थर्ड लॉ, न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो कर रहा है। पता है इसको न्यूटन का थर्ड लॉ, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब अगर कोई फोर्स एक डायरेक्शन में तो दूसरा जो फोर्स होगा उसका इक्वल होगा अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। तो कूलम्स लॉ फॉलो न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करता है कौन, कूलम्स लॉ, ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई। तो ये सारा कुछ था हमारा वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस में बहुत सिंपल सी चीज थी कि भैया अगर दो चार्जेस हैं, अगर उसका वेक्टर फॉर्म हमें देखना है तो हमने क्या देखा कि
इन दोनों चार्जेस को जो जोड़ने वाली लाइन है उसी लाइन के अलावा फोर्स लगेगा। मतलब फोर्स हमेशा दोनों चार्जेस को जोड़ने वाली जो लाइन है उसी के अलावा रहेगा। ऐसा नहीं उस लाइन से हटकर आप फोर्स नहीं लगा सकते। उसी लाइन को जोड़ने वाली जो लाइन है हमारी, मतलब दोनों चार्जेस को जोड़ने वाली जो लाइन है उसी के अलावा हमारा फोर्स लगेगा। ये फोर्स की डायरेक्शन देख ली, इनके वेक्टर पोजीशन वेक्टर हमने देख ली और उसको बस खाली इस फॉर्मूला में लिख दिया है कि ये इसका वेक्टर फॉर्मूला है। बहुत सिंपल था, खाली आप एक बार देखोगे चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब हम इसी चीज को और आगे बढ़ाते हैं कि वेक्टर फॉर्म तो हमें समझ में आ गया और ये भी पता चल गया कि दोनों फोर्स जो है एक के द्वारा दूसरे के ऊपर जो लगने वाला फोर्स है वो इक्वल है और साथ में अपोजिट है, मतलब डायरेक्शन दोनों की अलग अलग है। ठीक है, तो ये हमने आज वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब लॉ देख लिया है। अब आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में दे देता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जानना हमें बहुत ही जरूरी है जब तक कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के साथ जुड़े हुए हैं। अगर हमें ये चीज नहीं पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है तो हमें कुछ भी नहीं पता। ठीक है, तो एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन में देता हूं और इस टॉपिक को मैं आगे बढ़ाऊंगा अगले वीडियो लेक्चर में। पर अभी बता देता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। कि जैसे इसको समझने के लिए हम एक काम करते हैं कि हम एक मैग्नेट को ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? एक मैग्नेट है जिसमें नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं, पता है ना हमको। ठीक है, तो एक मैग्नेट जैसा एक मैग्नेट होता है, उस मैग्नेट के अराउंड उसकी अपनी एक फील्ड होती है जिसको कि हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। मतलब एक अगर अपने पास मैग्नेट है तो उसके अराउंड एक फील्ड होती है जिसके अंदर अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को लेकर आते हैं तो हम वो चीज एक्सपीरियंस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। कर सकते हैं जैसे हमने देखा है ना कि एक मैग्नेट है ये और एक दूसरी मैग्नेट है। अगर दोनों को पास पास लाए, अगर एक का नॉर्थ पोल, अगर दोनों के सेम पोल एक दूसरे को फेस कर रहे हैं तो वो एक दूसरे को धक्का देंगे, मतलब एक दूसरे को दूर भगाएंगे। ठीक है, मतलब ये इधर की ओर भगेगा, ये उधर की ओर भगेगा। होता है ना मैग्नेट, हमने बचपन में खेला ऐसा कि दो मैग्नेट को हम पास में लेके आए तो हम क्या देखते हैं कि अगर दोनों के पोल सेम है तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और वही अगर दोनों के पोल एक दूसरे के अपोजिट हो गए, इधर साउथ और नॉर्थ, तो वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। तो हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि एक मैग्नेट के केस में जैसे होता है कि इनके अराउंड इसके अराउंड इस तरीके से कुछ उसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड होती है जिस फील्ड के या जिस एरिया में अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को लेके जाएं, किसी दूसरी चीज को लाएंगे तो हम वो चीज एक्सपीरियंस कर सकते हैं। सिमिलरली सेम केस हमारा क्या होता है चार्ज के केस में। ये चार्ज जो होता है, ये जो चार्ज है इसके अराउंड भी एक ऐसी फील्ड या एक ऐसा एरिया होता है जिसमें हम अगर किसी और चीज को लेके जाएं तो हमें वो चीज एक्सपीरियंस होती है। उसी एरिया है, उसी फील्ड को हम जो बोलते हैं क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये एक जनरल इंफॉर्मेशन थी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। अब हम ये समझे कि अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो सर मतलब अलग अलग केस में ये चीज कैसी हो सकती है। मतलब बोलने का मतलब ये है ना कि जैसा हमने देखा कि अगर एक मैग्नेटिक फील्ड है, वैसे एक चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इसको बोले कैसे समझा जाए सर? तो इसको समझने के लिए बहुत सिंपल सी चीज हम आप कंसिडरेशन में लेते हैं और बहुत नॉर्मल चीज भी आपको पता होना चाहिए कि अगर चार्ज आपका पॉजिटिव है, चार्ज अगर पॉजिटिव है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इससे दूर जाती हुई। समझ रहे हो मेरी बात? कि अगर चार्ज प्लस है तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। क्या है बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो प्लस वाले केस में चार्ज अगर हमारा पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है उसकी डायरेक्शन क्या होगी? चार्ज से दूर जाती है। मतलब शुरुआत यहां से होगी और खत्म कहां पर होगी? इनफाइनाइट। मतलब ये एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये कोई नई चीज, ये इमेजिनरी चीज है, मतलब जिनको आप खाली इमेजिन कर सकते हो कि हाँ ये होता है। पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये इमेजिनरी है, ये रियल है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है जैसे चार्ज के अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है,
तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो रियल है, पर उस चार्ज के अराउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती है, क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती है, ये खाली इमेजिनरी, मतलब खाली सोचने या समझने के लिए, इनका अपना कोई वजूद नहीं है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो इमेजिनरी है, बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो रियल है, ठीक है। तो जैसा प्लस के केस में क्या होगा, ऐसा होगा कि चार्ज से दूर निकलती हुई लाइन है, वैसे माइनस के केस में क्या होगा, चार्ज की तरफ आती हुई लाइन, ठीक है। छोटा सा डिफरेंस है, तो ये बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि बाद में मैं आपको जो डेरिवेशन करवाऊंगा तो इसके बारे में हमें जानकारी होना बहुत आवश्यक है, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा एक पॉइंट चार्ज करना चलते हैं। क्या कैसे, बहुत सिंपल सा है कि अब हमको क्या निकालना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता क्या है, बस हम वो समझ जाएंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक क्या होती है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके लिए हम क्या करते हैं कि मान लो हमारे पास एक चार्ज है, समझना बहुत ही आसान चीज है कि मान लो हमारे पास एक चार्ज है Q0 में लेता हूं, उसको Q लेता हूं, एक चार्ज Q जिसको कि बोला जाता है सोर्स चार्ज। बोले इसको सोर्स चार्ज क्यों बोला जाता है, वही बताता हूं। क्योंकि देखो अभी हमने क्या लिखा है, एक चार्ज है अगर तो उसके अराउंड एक फील्ड रहेगी, जिस फील्ड को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मान लेते हैं कि हमारा कोई Q चार्ज था, इसके अराउंड एक फील्ड थी जो कि क्या बता रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बता रही है, ठीक है। मतलब इस चार्ज के कारण एक फील्ड है, उसके आसपास ही रहेगा, उसके सराउंडिंग रहेगी, तो ये एक फील्ड है मान लो। उसी चार्ज के कारण जो फील्ड बनी, सोर्स चार्ज, उसी फील्ड के अंदर अगर हम कोई एक Q0 चार्ज जिसको कि बोला जाता है टेस्ट चार्ज, कौन सा चार्ज, टेस्ट चार्ज, पॉइंट ये पॉइंट चार्ज है, सब पता है, टेस्ट चार्ज है, और ये सोर्स चार्ज है। सोर्स क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि इसकी भी फील्ड है, फील्ड किसकी है, इस चार्ज की फील्ड है, और उसी फील्ड के अंदर हम एक टेस्ट चार्ज को लेकर आ रहे हैं। आप मेरी बात समझ पा रहे हो कि मान लो जैसे मेरा रजिस्टर है, ठीक है, ये एक चार्ज है, ये चार्ज है, इसकी वजह, इसके कारण इसके अराउंड या इसके सराउंडिंग में फील्ड डेवलप हो चुकी है, तो वो जो फील्ड है उसी फील्ड के अंदर किसी और को मैं लेके आ रहा हूं, किसी और चार्ज को, टेस्ट चार्ज को मैं लेकर आ रहा हूं। तो हम क्या देखेंगे कि उस चार्ज के ऊपर या उस चार्ज पर जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगी, ठीक है ना। ठीक है, तो जैसे ही हम इस चार्ज को लेकर जाते हैं तो हम क्या है कि अभी यूं समझते हैं कि दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो R है, ठीक है। तो ये सोर्स चार्ज था हमारा, इस सोर्स चार्ज की अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड थी, उस फील्ड में हम एक टेस्ट चार्ज को लेकर आते हैं, तो हमें क्या देखने को मिलता है कि ये टेस्ट चार्ज एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, मतलब उसको कोई फोर्स लगेगा, और फोर्स किसकी वजह से लग रहा है, इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, मतलब अपनी एक फील्ड बनी हुई है, उसके अंदर कोई टेस्ट चार्ज आ रहा है, तो वो क्या एक्सपीरियंस करेगा, एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, जो कि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ा है, कोई बात नहीं। तो ये क्या करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन सीधा ये है कि F क्या है, कि फोर्स ऑन, अगर हम माने कि F क्या जो है, फोर्स ऑन चार्ज Q0, फोर्स ऑन चार्ज Q0 ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड बाय चार्ज Q। ये कौन सा चार्ज है, हमारा टेस्ट चार्ज, और ये हमारा सोर्स। तो ये फोर्स बताएगा कि ये फोर्स होता है। वैसे हमारी जो चार्ज है, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर किसी पॉइंट पर हमें निकालना है कि मान लो ये जो Q चार्ज है हमारा, ये कोई सा पॉइंट पर है, मान लो P पॉइंट पर, ठीक है। इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड पर एक कोई पॉइंट है P, और वहां पर हम उस चार्ज को देख रहे हैं टेस्ट चार्ज के बारे में। तो इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इस चार्ज के ऊपर, जो कि किस पॉइंट पर रखा है, P पॉइंट पर, उसकी वैल्यू क्या होगी,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी जो होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जिसको ई से डिनोट किया जाता है, पॉइंट पी वो किसके इक्वल होगी, इसमें फोर्स पर यूनिट चार्ज। समझना इस चीज को, बहुत ही सिंपल है। क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, मतलब इस पी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, उन दोनों चार्ज पर लगने वाला जो फोर्स है, फोर्स ऑन चार्ज Q0, इस चार्ज पर जो लगने वाला फोर्स है किसके द्वारा, इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, डिवाइडेड बाय वही जो टेस्ट चार्ज है हमारा उससे, मतलब फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो ये जो होता है ईपी, मतलब पॉइंट, किसी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है वो किससे बताया जाता है, F डिवाइडेड बाय Q0। ठीक है, अब अगर हम इसको अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ चले, कूलम्स लॉ में क्या बोलता था, कूलम्स लॉ बोलता था अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ के द्वारा हमने देखा था कि जो फोर्स की वैल्यू होती है वो क्या होती है, K Q1 Q2, पहला चार्ज इंटू दूसरा चार्ज का मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर हमारा दोनों चार्ज कौन कौन से, एक चार्ज Q है और एक चार्ज क्या है Q0, तो डिवाइडेड बाय उनके बीच का डिस्टेंस, उनके बीच का डिस्टेंस क्या है R, ये R है। ये फोर्स की वैल्यू इस केस में हो जाएगी, यहाँ पर भी दो चार्ज है, वहां पर भी जब हमने कूलम्स लॉ देखा तो दो चार्ज है, पर वहां पर चार्ज क्या थे, Q1 और Q2 था, पर यहाँ पर हमारा चार्ज कौन कौन से, ये Q1 है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई दूसरा चार्ज लेकर आया है जो कि P पॉइंट पर है, तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। इसी फोर्स की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, ये जो वैल्यू आई है इसको यहाँ पर रख देंगे, तो हमें क्या पता चलता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी जो है वो क्या निकल कर आती है, देखो K Q0 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, और उसके फोर्स के डिवाइड में क्या लिखा है Q0 भी, ये तो हमने फोर्स की वैल्यू लिखी है, फोर्स की वैल्यू, और Q0 की जो वैल्यू है वो यहाँ पर आ जाएगी डिवाइड में इसके, तो क्या होगा कि Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा, तो आपकी जो P इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P है उसकी वैल्यू क्या निकल कर आई, K Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ये इसका बेसिक सा और सबसे पहला डेरिवेशन है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालनी थी। मैं आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमने क्या किया है, हमें कैलकुलेट करना है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक, मतलब सिंपली बोलो कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, जहां पर क्या रखा हुआ है हमारा, कौन सा चार्ज है Q0। क्यों निकालना है इस पॉइंट पर, क्योंकि ये जो चार्ज है ये इसकी इलेक्ट्रिक, इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी उसके अंदर आया है, और वो किस पॉइंट पर आया, P पे। तो अभी हमारा दो चार्ज का सिस्टम हो गया जिनके बीच का सेपरेशन है R। तो हमने क्या देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, या फिर बोलो कि फोर्स ऑन चार्ज, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज Q0 बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज Q डिवाइडेड बाय Q0। तो ये इसकी सिंपल इंटेंसिटी की डेफिनेशन है। ठीक है, इसी इंटेंसिटी मतलब यहां से जो हमने फोर्स कैलकुलेट करना है, तो फोर्स कैलकुलेट कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, K Q0 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। इसी की वैल्यू को हमने इस इक्वेशन में रखा, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी किसी P पॉइंट पर क्या मिली, K Q बाय R स्क्वायर। मतलब कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स की वैल्यू ये है,